डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कड़ा रुख। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, जो भी दोषी होंगे उन पर होगी कार्रवाई। झारखंड में जेपीएससी की नियुक्ति घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज। केंद्रीय एजेंसी ने बढ़ाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच। सीबीआई द्वारा आरोपित 28 अधिकारियों से मांगी विस्तृत जानकारी, घोषित संपत्ति का विवरण भी देने को कहा। भागलपुर में दशकों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ तेज। अधिवक्ताओं ने न्याय और विधि व्यवस्था की स्थापना के संकल्प के साथ किया हवन पूजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के लिए रवाना होने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। सीएम साय ने राज्य में 2 संप्रदायों में हिंसक झड़प और आगजनी के मामले में कहा कि घटना हमारे संज्ञान में है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी विधिसम्मत होगा कार्रवाई होगी। महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गरियाबंद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चाहे प्रदेश में करप्शन का मामला हो या अपराध का, सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगी। जो भी अत्याचार करेगा उसकी सख्ती से जांच होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हार कर कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और सरकार पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और चुनाव हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ को अंतरिक्ष केंद्र की सौगात मिलना प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे राज्य में अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले वैज्ञानिक शोध का लाभ देश के साथ पूरी दुनिया को मिलेगा। ये राज्य के युवाओं के लिए भी नए अवसरों में द्वार खोलेगा। साव ने कहा कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया ऐलान भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील और टैरिफ को 18% तक सीमित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर देशवासियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया ये ऐलान स्वागत योग्य है और इससे भारत को निश्चित रूप से व्यापक लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी कूटनीति की सफलता को प्रमाणित करता है और एक ऐतिहासिक कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ट्रेड डील जो हुई है और टैरिफ 18% हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है
और निश्चित रूप से इससे भारत को बड़ा लाभ होगा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक सफलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर के सुभाष स्टेडियम में प्रेस क्लब द्वारा स्वर्गवासी कुलदीप निगम की स्मृति में आयोजित खेल मडई में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के इस इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता में पत्रकार साथियों का खेल के प्रति उत्साह एवं सहभागिता सराहनीय है। साव ने कहा कि स्वर्गवासी कुलदीप निगम जी एक संजीदा पत्रकार थे। वे समाज के लिए संवेदनशील रहकर सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी स्मृति में ये खेल मडई का आयोजन प्रेरणादायी है। उप मुख्यमंत्री साव ने पत्रकार साथियों से कहा कि लिखने और बोलने वाले पत्रकार को स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल मैदान में पसीना बहाना जरूरी है। बता दें कि उद्घाटन मैच संपादकों और प्रेस क्लब के पूर्व पदाधिकारियों के बीच खेला गया। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा खेल मड़ई का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज खेल के मैदान में जाना और पसीना बहाना आवश्यक है। प्रेस क्लब रायपुर का ये आयोजन सराहनीय है। मैं प्रेस क्लब के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड लोक सेवा आयोग की दूसरी सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज कर दी गई है। तो वहीं केंद्रीय एजेंसी की टीम ने इस कार्रवाई के तहत सीबीआई की ओर से आरोपित झारखंड पुलिस और प्रशासन के 28 अधिकारियों की संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। जानकारी ये भी मिली है कि ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इन सभी अधिकारियों की पोस्टिंग और संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इससे पहले सीबीआई में इसी नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद 60 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिसमें जेपीएससी के 6 अधिकारी, 28 परीक्षार्थी और 25 परीक्षक शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कल रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय में पहुंचे प्रदेश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर बजट पर विशेष चर्चा भी की। मौके पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के साथ पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल भी नजर आए। इसी बीच राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में कई घंटों तक मंथन किया गया। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव के नामांकन के चौथे दिन चास मेयर पद के प्रत्याशियों में कुछ बहुत ही प्रमुख चेहरों ने नामांकन करने चास अनुमंडल कार्यालय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पूर्व मेयर भोलू पासवान, पूर्व भाजपा सांसद रविंद्र पांडे के पुत्र विकास पांडे, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, निधि कुमारी ने अपना नामांकन किया। सभी प्रत्याशियों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। पूर्व मेयर भोलू पासवान ने कहा, मेरा नामांकन चास की जनता को समर्पित है। मैंने पूर्व में भी विकास के लिए कार्य किए हैं और चास के विकास को गति देने के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि 23 तारीख को अपना आशीर्वाद मुझे दें। चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम डोडिया में वन विभाग एवं चौपारण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान करीब 25 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। वहीं घटनास्थल से बरामद 6 डिलीवरी पाइप को नष्ट किया गया। इसके अलावा अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरांत उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई जारी है। मालूम हो कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाके को चिन्हित कर विनिष्ट किया जा रहा है। बहरहाल अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरोध आगे
इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना रात करीब 11:30 बजे की है, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाश मौके पर पहुंचे। संयोगवश देर रात का समय होने के कारण उस वक्त परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के समय विधायक रागिनी सिंह, उनके पति तथा झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित परिवार के सभी सदस्य आवास में ही मौजूद थे। धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर में दशकों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन और तेज हो गया है। आज उन्होंने न्याय और विधि व्यवस्था की स्थापना के संकल्प के साथ हवन पूजन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये आयोजन हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिद्धि की ओर एक मजबूत कदम है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने पर आम लोगों को पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और लंबित मामलों में शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार पर लगातार दबाव बनाने की बात कही और मांग दोहराई कि इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आंदोलन को और मजबूती देने के लिए अधिवक्ताओं ने अब बिहार विधानसभा तक आवाज उठाने का निर्णय लिया है। इससे ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होगा और अधिवक्ताओं का संकल्प न्याय दिलाने की दिशा में और मजबूत हो गया है। भी बड़ा काम करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग हवन पूजन करके संकल्प लिए सभी अधिवक्ता कि उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस आवाज़ को पटना प्रदेश तक, दिल्ली तक मजबूती से पहुंचाएंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक खंडपीठ स्थापित ना हो जाए। हाँ, अभी हम लोगों में आपस में आम सहमति बना के विधानसभा में, चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, हर लोगों तक बात पहुंचाना है, तो अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से विधानसभा में और लोगों को मेमोरेंडम देके, इस बात की जानकारी देके विधानसभा अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाएंगे ताकि प्रश्नकाल में ये भी प्रश्न रहे भागलपुर खंडपीठ। भागलपुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है और ये 13 फरवरी तक चलेगी, जिससे जिले भर में कुल 40,200 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए जिले में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें भागलपुर सदर अनुमंडल में 40 केंद्रों पर 28,134, नवगछिया में 10 केंद्रों पर 6,680 और कहलगांव में 9 केंद्रों पर 5,386 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी 59 केंद्रों पर 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 2 स्तरीय तलाशी, जूता मोजा प्रतिबंध और सख्त जांच व्यवस्था लागू की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिले में कुल 2,201 वीक्षकों की तैनाती की गई है। जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी प्रमोद कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि भागलपुर जिले में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। शहर में करीब 40 सेंटर्स हैं और अन्य अनुमंडल में भी सेंटर्स हैं, लेकिन मुख्यतः सेंटर्स जो हैं वो शहर में हैं। तो सभी 40 सेंटर्स पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं और उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, उसके संदर्भ में सुबह से ही पूरी टीम जो है वो भ्रमणशील है और अभी तक कहीं से कोई एडवर्स कोई सूचना नहीं है। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी तो उसके लिए भी तुरंत उनको रिस्पॉन्ड करते हुए और थोड़ी देर बाद वो अपने एग्ज़ाम्स को रिज्यूम भी किए हैं और अन्य कोई अभी फ़िलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है। और पूरे दोनों सिटिंग में बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अनुमंडल स्तर पे कंट्रोल रूम भी गठित है
कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और भागलपुर के नवगछिया स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत पाए गए कौवों के मामले में अब बर्ड फ्लू वायरस की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी अंजलि सिन्हा ने बताया कि 11 जनवरी को कौओं की मौत की सूचना मिली थी। सैंपल जांच के लिए बाहर भेजे गए थे। अब भारत सरकार से आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू वायरस के कारण हुई है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है, जबकि स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमारा जो अभी कौवे की जो मौत हुई थी 11 जनवरी को, उसको बहुत उस समय तो बहुत ठंड थे, तो हम लोग समझे कि पहले ये ठंड से मरी होगी। इसको हमने बाहर भेजा, इसका सैंपल कलेक्शन करके बाहर भेजा। अभी भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई, बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको, इस समय 11 तारीख को भी हमने इसको फुल सैनिटाइज़ किया था। जो भी कौवे थे उसको भी हमने चूना वूना डाल के उसको भी सैनिटाइज कर दिया था, गड्ढा वगैरह में डाल के। पुष्टि के बाद पुनः इसको सैनिटाइज पूरे जोन को किया जा रहा है। और इसके अलावे इस एरिया में जो भी पोल्ट्री फार्म है उनका जीरो सर्विलेंस करके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वर्गवासी अजीत पवार की दुखद प्लेन क्रैश में मौत के बाद उनकी 6 अस्थियां अमरावती लाई गईं। अमरावती में भारी संख्या में लोग उनकी अस्थियां देखने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमा हुए। अमरावती में एनसीपी कार्यालय और अन्य स्थानों पर राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। एमएलए संजय खोड़के, एमएलए सुलभा खोड़के, पूर्व मंत्री वसुधा देशमुख समेत सभी प्रमुख नेताओं ने उनकी अस्थियों का स्वागत कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरावती डिवीजन के 6 जिलों अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, अकोला, यवतमाल और वर्धा में दर्शन के बाद कल सुबह 5:30 बजे गुरुकुंज मोजारी में राष्ट्र संत की समाधि स्थल के पास तालाब में अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन किया जाएगा। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ किले में भव्य आरती की। यह अवसर हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस बार भी लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। आरती के अवसर पर किले में यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं और शिव सैनिकों ने भाग लिया। इस उत्सव में मलंग की आज़ादी और वीरता के प्रतीक कार्यक्रम भी शामिल किए गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। शिवसेना हर साल मलंग की आज़ादी के लिए यह आंदोलन करती है और इस वर्ष भी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान के पोते गोविंद सिंह संधू आज श्री अकाल तख्त साहिब पेश हुए। ये कदम उस विवाद के बाद उठाया गया जिसमें शादी समारोह के दौरान चौर छत्तर को घुमाने को लेकर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ था। इस मौके पर गोविंद सिंह संधू ने जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज को लिखित माफीनामा सौंपा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी धार्मिक रिवाज या सिख शिष्टाचार का अपमान करना नहीं था और ये गलती अनजाने में हुई। गोविंद सिंह संधू ने सिख संगत से भी माफी मांगी और कहा कि वो हमेशा सिख शिष्टाचार और परंपराओं का सम्मान करेंगे। इस कदम के बाद विवाद को शांति के साथ सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमृतसर के तरन तारण रोड पर लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक्टिवा सवार लुटेरों ने सड़क पर चल रही एक लड़की से उसका मोबाइल फोन छीन लिया। लड़के ने फोन बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दौरान सड़क पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल लड़की को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। आसपास के लोग और राहगीर घटना से उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड होने की वजह से अधिकारियों और
अधिकारियों को अपराधियों की पहचान और पकड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा बढ़ाने और सड़क लूट पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सतर्क है। थाना दीनानगर की पुलिस ने एक युवक को 100 ग्राम हेरोइन, 50 ग्राम अफीम और लाखों रुपए की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ अमृतपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान थाना दीनानगर के एएसआई जसविंदर सिंह को सूचना मिली कि आवांखा का रहने वाला अभिषेक कुमार उर्फ हैप्पी नाम का युवक ड्रग डीलर का काम करता है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन, 50 ग्राम अफीम और 1500 ड्रग मनी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पहले भी अलग अलग थानों में 2 केस उस पर दर्ज हैं। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।